नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कोरोना से बचने के लिए आपको अपने व्यवहार तो बदलने ही होंगे। बच्चों, लगातार साबुन से हाथ धोते रहिए, मास्क लगा कर रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से हमेशा दूरी बना कर रखिए। तो बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में सड़क सुरक्षा के बारे में आपको ढेर सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। बच्चों, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और बच्चों, सड़क पर वाहन चलाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और बच्चों, इस एपिसोड में इसके अलावा बहुत सारी रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाएंगी। तो क्या बच्चों, आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र। जैसा हम सभी देखते हैं कि सड़कों पर वाहनों एवं व्यक्तियों की काफ़ी अधिक संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में अच्छी सड़कें बन रही हैं तो वाहनों का दबाव भी सड़कों पर बढ़ रहा है। हमारी गलती, असावधानी एवं नियमों की अनदेखी से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर अन्य सभी आपदाओं से अधिक है। यह राज्य की सबसे बड़ी मानव जनित आपदा है। तो आज हम जानेंगे सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए अब हम जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के बारे में। हम सड़क पर यदि 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से यात्रा कर रहे हों और तेज गति से वाहन चलाते हैं तो इन दुर्घटनाओं के होने की संभावना अधिक होती है। और सड़क पर हम ओवरटेक खतरनाक तरीके से करते हैं तो भी इन दुर्घटनाओं के होने की संभावना अधिक होती है। जैसा हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल और ईयरफोन का उपयोग बढ़ गया है। मोबाइल और ईयरफोन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन गाड़ी चलाते समय कदापि नहीं करना चाहिए। ये हम दुर्घटना को आमंत्रण देते हैं। हम यदि वाहन चलाते समय हमने विश्राम नहीं किया है, हमें थकान महसूस हो रही है, उस समय भी हमें वाहन कदापि नहीं चलाना चाहिए। जब हम सड़क पर वाहन चला रहे हों तो गलत साइड से नहीं चलाना चाहिए। जैसा इस फोटो में आप देख रहे हैं बाइक सवार को। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। फाटक बंद है फिर भी बाइक सवार उसको पास करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ही बाइक पर बच्चों को लेकर 6 लोग सवार हैं। इस तरह नीचे के भी फोटो में देख रहे हैं आप। तो जगह जगह हम इस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। हम यदि 2 पहिया वाहन चला रहे हों या 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन चलाते समय हम हेलमेट नहीं लगाते हैं और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। यह भी दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण है। आइए अब हम जानते हैं सड़क सुरक्षा के पिलर्स के बारे में। सड़क सुरक्षा के कुल 4 पिलर्स हैं: एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। एजुकेशन के अंतर्गत हम सड़क सुरक्षा के नियमों और उपायों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इंजीनियरिंग के अंतर्गत रोड डिजाइन एवं साइनेजेज, जो उस पर चिन्ह लगे होते हैं सड़कों पर, उसके बारे में जानते हैं। इन्फोर्समेंट के अंतर्गत हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें पेनाल्टी देना होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इमरजेंसी केयर के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाना, उनका उपचार में मदद करना, इन सब के बारे में जानकारी हम इस इमरजेंसी केयर के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। अब हम सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपायों के बारे में जानते हैं।
जब हम सड़क पर पैदल चल रहे हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे सड़क पार करते समय पहले दाएं, फिर बाएं तथा सामने देखकर ही सड़क को पार करना चाहिए। जहां तक संभव हो एवं जेब्रा लाइन अंकित हो वहां जेब्रा लाइन से ही सड़क को पार करना चाहिए। सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात नहीं करना है तथा कान में ईयरफोन लगाकर नहीं चलना है। यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में सड़क को पार नहीं करना है। सड़क के बाएं चलना है और सड़क चिन्हों का पालन करना है। अब हम जानते हैं कि दो पहिया वाहन सवार गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान दें। दो पहिया वाहन सड़क के बाईं ओर और निर्धारित गति सीमा में ही चलाना है। दो पहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी को हमेशा हेलमेट पहनना है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चार पहिया वाहन सवार को किन किन बातों का ध्यान देना है उसके बारे में अब हम जानते हैं। कार या अन्य चार पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट बांधकर ही गाड़ी चलाएं। गाड़ी हमेशा सड़क के बाएं किनारे पर ही खड़ी करें। गाड़ी से उतरते समय पीछे देखकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही उतरें। गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे से आने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें। आइए हम अब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कुछ जरूरी सलाह के बारे में। नशा नहीं करना है और नशे की हालत में कभी गाड़ी नहीं चलाना है। ट्रैफिक नियमों एवं संकेतों का पालन करना है। गाड़ी दाएं और बाएं मोड़ते समय, रोकते समय, धीमी करते समय इंडिकेटर का प्रयोग करना है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार देना है और उसे किसी नज़दीकी अस्पताल में ले जाना है। सड़क पर एम्बुलेंस या अग्निशमन सेवा की गाड़ी जा रही हो तो वाहन सवार एवं पैदल यात्रियों को चाहिए कि इन गाड़ियों को जाने का रास्ता दें। सड़क का चौराहा आने पर, तिराहा आने पर गाड़ी की गति को धीमा कर लेना है और उसे पार करने से पहले दाहिने और बाएं देख लेना है। स्मार्ट मोबाइल फोन के आने से लोगों में सेल्फी लेने का चलन बढ़ा है। सेल्फी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सड़क पर खड़े होकर गाड़ी चलाते समय या गाड़ी में बैठते समय सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है। तो इस तरह की सेल्फी हमें कदापि नहीं लेना है। से नो टू सेल्फी दैट किल्स। सड़क पर वाहन चलाते समय हमें जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए। हमें वाहन को शांत दिमाग से और धैर्यपूर्वक चलाना है। यदि कोई रेल फाटक या रेलवे लाइन आ रही हो उसे हम पार करते समय हमेशा यह ध्यान रखना है कि दोनों तरफ देख लें और तभी रेलवे क्रॉसिंग को पार करें। घनी आबादी, स्कूल या अस्पताल के आसपास आने पर अपनी गाड़ी को धीमा कर लेना है। यदि घना कोहरा हो रहा हो वैसी स्थिति में अपनी गाड़ी को धीमे चलाना है और डीपर लाइट का प्रयोग करना है। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी है उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी। हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय, क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो।
और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे। और क्लासरूम में मेज, कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुएं। और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या? बोलो बोलो। और देखा, फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ। अरे किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। हाँ डुगू, याद आया। अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है। और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिम सिम जैसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे। मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन। नमस्कार। आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के लिए हम आपके बीच हैं। एक दीवार पर टंगी सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्ह के साथ बच्चों, ये सारी संकेतक चिन्हें सड़कों पर बनी होती हैं। बच्चों, सड़कें बोलती हैं, आपको निर्देशित करती हैं। अरे आपने क्या कहा? सड़क नहीं बोलती है? बोलती है, निश्चित तौर पर बोलती है। सड़क पर बने कई प्रकार के चिन्ह आपको निर्देशित करती हैं और इशारा करती हैं कि आप सड़क का व्यवहार कैसे करेंगे। 3 प्रकार के संकेतक आपको मिलेंगे। एक, सड़क पर बनी हुई और सड़कों के साथ चलती हैं। दूसरा, बगल में खड़ी उदग्र रोशनी युक्त। तीसरा, बगैर रोशनी के गोलाकार चिन्ह, आदेशात्मक, त्रिकोणात्मक, कॉशनरी यानी सचेतक, वर्गाकार, सूचनादायक। चलिए चलते हैं सड़क पर, इन चिन्हों को देखते हैं, सुनते हैं वो क्या कहती हैं। चलिए चलते हैं सड़क पर। सड़क सुरक्षित, जीवन रक्षित, यह जेब्रा क्रॉसिंग है बच्चों। आप अपने विद्यालय के सामने इसे देखते होंगे। सड़क के समानांतर कई सफेद पट्टियां बनी हुई होती हैं। ये जेब्रा क्रॉसिंग आपसे आग्रह करता है कि इसको छोड़कर अन्यत्र से सड़क पार नहीं करें। यह वाहन चालक को भी कहता है कि आप जहां जेब्रा क्रॉसिंग बना है वहां अपनी गति कम कर दें और देखें, यदि कोई जा रहा हो तो अपनी गाड़ी रोक दें। बच्चों, जेब्रा क्रॉसिंग पार करते समय आप खड़े हो लें, बाएं दाएं देख लें। अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही हो तो जेब्रा क्रॉसिंग को पार करें। जीवन सुरक्षित, दुर्घटना से देर भली। बच्चों, आइए, फिर एक जेब्रा क्रॉसिंग आप देख रहे हैं, लेकिन यह जेब्रा क्रॉसिंग एक स्टॉप लाइन के साथ बना हुआ है। स्टॉप लाइन प्रायः वैसे जगहों में बनी हुई होती है जहां लाल, पीली और हरी बत्तियां, यानी जहां सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, वहां स्टॉप लाइन के साथ जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है। बच्चों, गाड़ियां जिधर से जेब्रा क्रॉसिंग की ओर आती हैं उधर ही स्टॉप लाइन बना होता है। अर्थात यह गाड़ी चालक को निर्देश देता है कि इस स्टॉप लाइन के आगे आप नहीं जाएं, अन्यथा आपको दंड देना होगा। ज्यों ही स्टॉप लाइन पे गाड़ियां रुकती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से हम आसानी से सड़क पार करते हैं। अब आप देख रहे हैं 2 पट्टियां जो सड़क के किनारे बनी हुई है, उसके अतिरिक्त ठीक बीच में
बगैर टूटी हुई पट्टियां एक पट्टी है, यानी 3 लगातार पट्टी। बच्चों, जब टूटी हुई पट्टी ना हो तो यह वाहन चालक को, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनको यह कहती है कि आप अपने आगे वाली गाड़ी से आगे नहीं निकलें, दूसरे लेन में तो जाए ही नहीं। लेकिन आप किसी भी स्थिति में जब तक आपको टूटी हुई बीच की पट्टियां नहीं मिलती है, आप आगे वाली गाड़ी से आगे नहीं निकलें। बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि सड़क के बीच में 2 पट्टियां बनी हुई हैं और ये दोनों पट्टियां कहीं टूटी हुई नहीं है, अर्थात ये बीच वाली जो पट्टी है एक तरह से सड़क के मध्य से डिवाइडर यानी बंटवारे का काम करती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाएं ओर वाली सवारी गाड़ी किसी भी परिस्थिति में दाईं ओर के लेन में नहीं जाएंगी, या जो दाएं लेन की गाड़ी आ रही है वो किसी भी स्थिति में इसको क्रॉस करके बाएं लेन वाली सड़क में नहीं जाएंगी। ओवरटेक तो करना ही नहीं है, आगे निकलना ही नहीं है। बच्चों, अभी आप देख रहे हैं, यानी इसके पहले आपने देखा सड़कों पर बनी हुई विभिन्न प्रकार की पट्टियां। अब हम उदग्र यानी खड़े सड़क के किनारे मध्य में खड़े पोल्स पर जो संकेत चिन्ह दिए गए होते हैं, उनमें सबसे पहले रोशनी वाले संकेतक को देखें। अच्छा बच्चों, आप में से पहचान लिया, ग्रीन यानी हरी, येलो पीली और रेड। अच्छा बच्चों, ये बताइए ग्रीन किसके लिए? अरे आपने ठीक कहा, ग्रीन जाने क्या इजाजत। और बच्चों पीली वाली? अरे पीली वाली कॉशन करता है कि देखें और तैयार हो लें। लाल वाली रोशनी स्टॉप के लिए है, और लाल बत्ती अगर जलती है तो आपको रुकना है। 3 उदग्र ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स दिए गए हैं, एक में हरी बत्ती जल रही है, एक में येलो और दूसरे में रेड, यानी रुको, इंतजार करो और तब जाओ। ध्यान रखेंगे आप, जो माने सड़क की बात, दुर्घटनाओं का ना हो कभी भी घात। बच्चों, चर्चा के क्रम में हमने देखा था कि 3 प्रकार के चिन्ह दिए गए होते हैं। पहला आदेशात्मक होता है, मैंडेटरी, वो गोल होता है, लेकिन याद रखिएगा वो हमेशा ही गोल होगा। और यदि रेड कलर का होगा तो बीच में क्रॉस होगा, और यदि नीले रंग का होगा तो वो क्रॉस किया हुआ नहीं होगा। लेकिन 2 अपवाद है बच्चों, एक अष्टभुजाकार आदेशात्मक चिन्ह है जो रुकने का संकेत देता है, आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, स्टॉप यानी रुकें। बच्चों, यह आपने देखा होगा सड़क पर ठोकर बने होते हैं जिसे हम पे रफ रोड कहते हैं। उन ठोकरों को बताने के लिए, ताकि वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त न हो जाएं, इसलिए यह चिन्ह दिया जाता है उन्हें सावधान करने के लिए। अब आइए, यदि आप इन नियमों के पालन को करते हैं तो अच्छी बात है, और यदि इन नियमों की अवहेलना करते हैं तो आदेशात्मक संकेतकों के लिए, उनकी अवहेलना के लिए तो दंड के विधान किए ही गए हैं। लेकिन
इनसे अलग यदि आप अपनी सवारी पर हैं और सवारी चलाने के क्रम में आप नियम तोड़ते हैं तो उसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को राज्य ने स्वीकार कर लिया और संशोधित जुर्माने की राशि घोषित कर दी। अब ये बताओ बच्चे कि क्या बिना हेलमेट का दुपहिया वाहन चलाना उचित है? अरे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ही नहीं। पीछे जो बैठा होता है सवारी, क्या उसे हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं? अरे हां, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर चालक नहीं बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहा है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 2 से अधिक सवारी अगर है तो उसे भी 1000 रुपये और 3 माह के लिए उसका ड्राइवरी लाइसेंस जब्त हो सकता है। बच्चों, आप नाबालिग हैं और यदि आप गाड़ी यानी मोटरसाइकिल चलाते हुए या अन्य चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके अभिभावक दोषी माने जाएंगे और उन्हें 25,000 तथा 3 साल की सजा भी हो सकती है। ये कुछ नए प्रावधान हैं जिन्हें देखा जा सकता है। 2 पृष्ठों में ये दोनों प्रावधान रखे गए हैं आपकी सूचना और जानकारी के लिए। बच्चों, आपके पास कलम और कागज है, कृपया इन्हें अंकित कर लें। बच्चों, अगर आपके विद्यालय के नजदीक कोई बस दुर्घटना हो जाती है तो आप क्या करोगे? किसी भी दुर्घटना के बाद स्थल सुरक्षा यानी कि सीन सेफ्टी ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में कभी भी आप लोग ना डालें। तो सीन सेफ्टी के कंसर्न में अगर किसी बच्चे का सड़क के बीच में दुर्घटना के बाद बेहोश पड़ा होता है तो आप इस बच्चे को स्थल सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए किस तरह से सुरक्षित स्थान पे ले जाओगे? इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मरीज के कपड़े या कॉलर को खींचते हुए सुरक्षित स्थान पे ले जा सकते हैं। आप मरीज को कंबल या चादर के सहारे भी सुरक्षित स्थान पे ले जा सकते हैं। अगर मदद करने वाला 2 व्यक्ति हो तो पहला आदमी मरीज के दोनों पैरों के बीच एवं दूसरा व्यक्ति पीठ और माथे के पीछे खड़े होकर के मरीज को इस तरह से सुरक्षित स्थान पे ले जा सकते हैं। हेलमेट निकालने के लिए जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पहला व्यक्ति छाती के तरफ से गर्दन को इस तरह से पकड़ना चाहिए एवं दूसरा व्यक्ति सर के तरफ से हेलमेट को इस तरह से निकालें कि गर्दन में कोई गति ना हो। हेलमेट निकालने के बाद गर्दन की हड्डी की सुरक्षा आप कंबल, ईंट, कार्टून, पेपर रोल या कोई कपड़ा को गर्दन के बगल या चारों तरफ इस तरह रखें कि गर्दन में कोई गति ना हो। बेहोश व्यक्ति में जीभ पीछे की तरफ गिर जाती है एवं सांस का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इससे व्यक्ति तुरंत मर सकता है। जीभ के वजह से जो सांस का रास्ता अवरुद्ध होता है उसे ठीक करने के लिए जबड़े एवं चीन को ऊपर की तरफ जिस तरह से बताया गया है उस तरफ से खींचे। इससे जीभ ऊपर आ जाता है और सांस का रास्ता खुल जाता है। टूटे हड्डी की पहचान अगर पैर
या हाथ टेढ़ा लगे, सूजन दिखे, बहुत ज्यादा दर्द हो या टूटा हुआ हड्डी चमड़े से बाहर दिखे तो हड्डी टूटी हुई समझनी। और जब हड्डी टूटी हुई हो तो इसको स्प्लिंटिंग करना होता है। स्प्लिंटिंग का मतलब है कि इसमें कोई गति ना हो और इसे आप लकड़ी, तकिया, मुड़ा हुआ पेपर रोल या कंबल से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हाथ के टूटे हड्डी के लिए लकड़ी, तकिया एवं बैंडेज से स्प्लिंटिंग किया हुआ है। ऐसे रक्तस्राव के लिए प्रेशर बैंडेज या टूर्निकेट का प्रयोग करना चाहिए। प्रेशर बैंडेज के लिए कोई कपड़ा या रुमाल या बैंडेज को रक्तस्राव वाली जगह पे रखें एवं लपेटते हुए बांधें। इस तरह के रक्तस्राव के लिए पहले एक बार कपड़े से लपेटें एवं उस पर एक लकड़ी या कलम रखकर उसे घुमा घुमा के इतना टाइट करें कि ब्लीडिंग बंद हो जाए और इसी मेथड को टूर्निकेट कहते हैं। और सीपीआर के द्वारा किसी बेहोश या मूर्छित व्यक्ति के दिल और फेफड़े को पुनः होश में लाया जाता है। सीपीआर का उद्देश्य डॉक्टरी सहायता मिलने तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जीवित रखना होता है और ये जवाबदेही आप जैसे बच्चों की भी है। और अगर दुर्भाग्यवश सांस एवं रक्तस्राव दोनों बंद हो तो सीपीआर प्रारंभ करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रीत को किसी ठोस जगह पे लिटा दें। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसा के चेस्ट के बायां भाग पर कंप्रेस करना प्रारंभ करें। प्रीत को मुंह से कृत्रिम सांस देने के लिए प्रीत का नाक अपने बाएं हाथ से बंद कर मुंह द्वारा उसे 2 बार कृत्रिम सांस देना चाहिए। और ये क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक कि आपातकालीन सहायता प्राप्त ना हो या प्रीत सामान्य सांस लेना शुरू ना कर दे, तब तक आपको सीपीआर देते रहना चाहिए। दुर्घटना में बचाव करने वाले गुड सैमरिटन के लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश इस संदर्भ में है कि दुर्घटना के बाद जो बचाव करने वाले अनजान व्यक्ति, जिसे गुड सैमरिटन कहा जाता है, इनके मन में कानून के द्वारा गवाही देने की बाध्यता और पुलिस के जांच से परेशान होने का डर निकल जाए, इसलिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने जारी किए हैं। इस संदर्भ में आप छोटी सी जानकारी देखिए। सड़क दुर्घटना का ये आंकड़ा है। बिहार में 2019 में 10,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इस सड़क दुर्घटना में 7,200 व्यक्ति लगभग मारे गए थे, जबकि इसी वर्ष 2019 में अगर भारत में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर नजर डालें तो यह 1,39,000 व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटनाएं में हुई थी। सड़क पर हुई मौत में से आधे लोग यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उस तरह के आधे लोग आज जिंदा होते अगर दुर्घटना के उपरांत अगल बगल से गुजरने वाले राहगीर उनकी मदद करते, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देते और उन्हें गोल्डन आवर में यानी 1 घंटे के भीतर नजदीकी अस्पताल में पहुंचा देते। ऐसा माना जाता है कि इन कमियों के कारण अस्पताल 1 घंटे के अंदर नहीं पहुंचने के कारण व्यक्ति की मौत का आंकड़ा भारत में बढ़ते जा रहा है। हम यह जानते हैं कि दुर्घटना के बाद सड़क पर गुजरने वाले व्यक्ति जो राहगीर हैं, वह उन्हें नजदीकी अस्पताल तक नहीं ले जाते हैं। क्यों नहीं ले जाते हैं? क्योंकि उन्हें यह ऐसा लगता है कि दुर्घटना
से ग्रसित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बाद हमें कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना होगा और पुलिस के जांच के लिए बार बार थाने आना होगा। साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं तो अपरिचित व्यक्ति के इलाज के लिए पैसे जो अस्पताल मांग करेंगे वो हम नहीं दे पाएंगे। इन सब कारणों से घायल व्यक्ति को अपरिचित व्यक्ति द्वारा, राहगीर द्वारा मदद करने से लोग मना कर देते हैं, राहगीर मना कर देते हैं। इसके निदान के लिए इस गाइडलाइन में क्या क्या बातें हैं, मुख्य बातें क्या क्या हैं, इसके बारे में जानकारी देखिए। यहाँ कहा गया है कि गुड सैमरिटन यानी दुर्घटना में मदद करने वाले अजनबी व्यक्ति को जब किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में ले जा रहे हैं तो गुड सैमरिटन को भर्ती कराने के उपरांत तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ यह भी जानकारी है कि दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी अगर गुड सैमरिटन है, यानी जो व्यक्ति उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं वह अजनबी व्यक्ति, मदद करने वाला व्यक्ति, अगर दुर्घटना उसके सामने हुई है, प्रत्यक्षदर्शी है, तो उसे अपना नाम पता लिखवाना होगा ताकि पुलिस को जांच के दौरान घटना के बारे में विवरण दे सके। यह बात यह सबसे उनको एम्पावर्ड किया गया, अधिकार दिया गया है ताकि गुड सैमरिटन व्यक्ति के मन में इस तरह की आशंकाएं ना हो। यह भी देखा गया है कि प्राइवेट अस्पताल अनजान व्यक्ति के द्वारा लाए हुए दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल को यह आशंका होती है कि इनका इलाज का पैसा हमें बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान इस गुड सैमरिटन गाइडलाइन में किया गया है। मतलब प्राइवेट अस्पताल गुड सैमरिटन के द्वारा लाए गए दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को इलाज से मना नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति यानी गुड सैमरिटन घायल व्यक्ति को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जा रहे हैं, उससे पैसे की भुगतान की मांग नहीं करेंगे। ये सब एम्पावर्ड किया गया, ये सब अधिकार दिए गए हैं ताकि दुर्घटनाग्रसित होने के बाद उस दुर्घटना स्थल पर जो व्यक्ति गुजर रहा है वह अच्छे नागरिक की तरह, गुड सैमरिटन की तरह दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कर सके। इस संदर्भ में इस पंपलेट को देखिए। ये बिहार सरकार ने हर एक जिलाधिकारी को 26 अगस्त को अपने अपने जिला में गुड सैमरिटन यानी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को बिहार सरकार सम्मानित कर रही है। साथ ही साथ कई राज्यों में गुड सैमरिटन को 5-5 हजार रुपए नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाता है। तो इस छोटे से प्रेजेंटेशन से अब आपको यह समझ आ गई होगी कि दुर्घटना के उपरांत अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप घायलों की मदद अवश्य करें। आपको किसी भी तरह का किसी कानूनी गवाही देने में या जांच के दौरान बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग ना करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़ के नीचे शरण न लें। यदि आप जंगल में हैं तो सबसे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय खोजें। अगर आश्रय तक न पहुंच पाए तो आसपास की सबसे ऊंची वस्तु न बने। घुटनों के बीच सर रखकर दोनों एड़ियां छुए ऐसे उकड़ू कर बैठें। जमीन पर न लेटें। पानी और नावों से बाहर निकलें। पानी के खड्डों में खड़े न रहें। रबर के जूते पहने हों फिर भी। जानवरों को बाहर बंधा न छोड़ें। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। आज मैं आपको एक नया विषय पढ़ाने वाली हूँ। आपको पता है ना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। हेलो, मैं हूँ ट्रैफिक सिग्नल। चलो मैं आज आपको 3 रंगों का महत्व बताता हूँ। हरा रंग दर्शाता है कि अब जा सकते हो। पीला रंग दर्शाता है कि रुकने के लिए तैयार रहो। लाल रंग दर्शाता है कि अब रुको।
हमें इन नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। मेरे साथ घर चलोगे? हाँ जरूर। ये देखो राहुल, लाल रंग बता रहा है रुको। अब हरा रंग बता रहा है अब तुम जा सकते हो। ये चिन्ह बता रहा है कि यह पार्किंग के लिए उचित जगह नहीं है। ये देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तुम्हें याद है आज टीचर ने क्लास में क्या सिखाया था? हाँ, रास्ता पार करते समय दाएं बाएं देखकर चले। भीड़ के वक्त रास्ता पार ना करे। पापा, आपका हेलमेट कहाँ है? आपने गाड़ी चलाते वक्त खुद की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। शुक्रिया बेटा, मुझे याद दिलाने के लिए। पापा, आपका मोबाइल बज रहा है, कोई तो भी आपको कॉल कर रहा है। बेटा, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना ये गलत बात है। मैं उनको बाद में कॉल करूंगा। कोरोना संक्रमण के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है। अब इस संक्रमण के साथ हमें अपना सामान्य जीवन जीना है, तो कुछ खास सावधानियां रखकर इस संक्रमण को फैलने से रोकना होगा। समाज के लोग, विधायक जी, सरपंच जी, वार्ड पार्षद, शिक्षक पालक संघ के सदस्यों और धर्म गुरुओं की बात को विशेष महत्व देते हैं और आपके द्वारा कही गई बात मानते भी हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप कुछ खास बातें सभी को जरूर बतलाएं। जब भी किसी से मिले, दूर से मिले, उनसे हाथ नहीं मिलाएं और ना गले मिले, बस दूर से हाथ जोड़कर नमस्ते करें। साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक अच्छी तरह से हाथों को दिन में 5-6 बार धोएं। घर से बाहर निकलते समय साफ कपड़े या गमछे से चेहरे को ढक कर रखें। खांसते और छींकते समय मुंह को रुमाल, टिश्यू पेपर, साफ कपड़े से ढकें और अगर वो उपलब्ध ना हो तो कोहनी से मुंह और नाक ढकें। जब कभी भी लोग आपस में मिलें तो वे आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखें। जब कभी भी हमारे लोग हैंडपंप पर पानी भरने जाते समय, खेत पर काम करते समय, हाट बाजार में चौपाल में बैठते समय, राशन की दुकान पर, बैंक में व अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सबको याद रखना है कि आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर जरूर रखें। धर्म स्थलों पर पूजा पाठ और इबादत के लिए ना जाएं। पूजा पाठ और इबादत घर पर ही करें। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने पर स्वयं इलाज न करें। अपने डॉक्टर की सलाह से दवा लें। पास पड़ोस या किसी के गांव, शहर में यदि कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं तो वह इसकी सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है अथवा संक्रमण से ठीक हो चुका है या होम आइसोलेशन में है तो ऐसे व्यक्तियों को भावनात्मक सहयोग दें। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव बिल्कुल न करें। कोरोना संक्रमण के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 या 181 पर फोन लगाएं। सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी।
उद्देश्य। इस मॉड्यूल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जिंदगियों के नुकसान को बचाना है। इस मॉड्यूल में हम सड़क दुर्घटनाओं के कारण तथा उसे रोकने के उपाय के बारे में जानेंगे। भारत में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण सैकड़ों जानें जाती हैं, हजारों घायल हो जाते हैं, कईयों को हमेशा के लिए अपने अंग गंवाने पड़ते हैं, जिसका प्रभाव न सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। वाहनों से होने वाली घटनाओं में सर्वाधिक दुर्घटनाएं दो पहिया वाहनों से घटित होती हैं। सड़क दुर्घटना के कारण। सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण ये हैं: वाहनों का आपस में लड़ जाना, विपरीत लेन पर गाड़ी चलाना, गाड़ी ओवरटेक करना, नशे की अवस्था में गाड़ी चलाना, ट्रैफिक नियमों का पालन न करना, विज्ञापनों आदि के कारण ध्यान भटकना, बिना दाएं बाएं देखे सड़क पार करना, वाहन की अधिक गति होना, हेलमेट, सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा प्रबंध न पहनना, जानवरों का अचानक से सड़कों पर आ जाना, वाहनों में आग लग जाना, ड्राइवर का थका हुआ होना, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात करना, खराब सड़क या अनेक ब्रेकर होना, गाड़ी का अचानक ब्रेक फेल होना या टायर फटना, गाड़ी में तेज शोर शराबा या म्यूजिक बजना, खराब मौसम जैसे कुहासा, आंधी, तूफान या तेज वर्षा होना, क्षमता से अधिक सवारी या भार ढोना, दौड़ते हुए या चलती गाड़ी में चढ़ना या उतरना, बच्चे के द्वारा सड़क पर गाड़ी चलाना अथवा सड़क पर खेलना। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। नई नई सड़कों के निर्माण, गाड़ियों की बढ़ती संख्या एवं बेतरतीब ढंग से वाहन परिचालन तथा सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी से भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट का उपयोग न करने तथा वाहन के तेज रफ्तार में रहने के दौरान सेल्फी लेने का प्रयास भी जानलेवा साबित हो रहा है। अधिकतर दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। थोड़ी सावधानी बरतकर एवं सजग होकर हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सड़क पार करते समय पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं देखकर ही पार करें। यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो उस समय सड़क पार न करें। जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें। सड़क पर चलते समय, सड़क पार करते समय कान में ईयरफोन लगाकर न चलें। वाहन हमेशा सड़क के बाईं ओर और निर्धारित गति सीमा में चलाएं। दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहनकर चलें। कार या अन्य चार पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक एवं यात्री हमेशा सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी चलाएं। नशे की हालत में गाड़ी कभी नहीं चलाएं। ट्रैफिक नियमों और संकेतों का पालन करें। गाड़ी दाएं और बाएं मुड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेतक अवश्य दें। किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं। नए कानून के अनुसार घायल का इलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के गाड़ियों को जाने के लिए रास्ता छोड़ दें। किसी भी गाड़ी से उतरते समय गाड़ी किनारे करके हमेशा बाईं तरफ से ही उतरें। दरवाज़ा खोलते समय सावधानी बरतें।
सड़क, चौराहा या तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व दाहिने और बाएं देखें एवं सावधानी बरतें। गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें, इससे दुर्घटना हो सकती है। गंतव्य की दूरी एवं ट्रैफिक के हिसाब से समय लेकर चलें ताकि कभी भी ज़रूरत से अधिक गति में वाहन चलाने की आवश्यकता न पड़े। गाड़ी चलाते समय शांत दिमाग से धैर्यपूर्वक गाड़ी चलाएं, अनावश्यक हॉर्न न बजाएं। प्यारे बच्चों नमस्ते। आज आपने सड़क सुरक्षा के बारे में जाना, समझा और सीखा। उम्मीद करता हूँ जो आज आपको जानकारी दी गई आपके बहुत काम आएगी। हम में से ज़्यादातर लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर ही ज़्यादातर रहते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ चलती हैं, इस कारण से दुर्घटना होने की बहुत संभावना होती है। और बिहार या देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु भी सड़क दुर्घटना के कारण ही होती है। तो आज का यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हम इस आपदा में जोखिम का न्यूनीकरण कर सकते हैं तो मौत की संख्या को बहुत कम किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम उम्मीद करता हूँ आपके बहुत काम आया होगा। आज आपने जो रोड सिग्नल्स के बारे में जाना, सीखा, वह भी आपके बहुत काम आएगा। तो बच्चों अब सब वक्त है जो आज आपने सीखा उसके आधार पर कुछ प्रश्न हम आपसे पूछें। तो आपको करना क्या होगा, उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनना है और उसके विकल्पों का सही चयन करना है। इसके अतिरिक्त हम आपसे गृह कार्य भी देते हैं जो आपको पूरे सप्ताह करना होता है, उसका अभ्यास करना होता है ताकि वह जानकारी आपके अंदर आत्मसात हो सके। तो क्या आप लोग तैयार हैं क्विज के लिए? तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, सड़क दुर्घटना का निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? तो इसके विकल्प हैं। पहला, सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों का पालन न करना। दूसरा, सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या। तीसरा, बढ़ती जनसंख्या। चौथा, सड़कों का अच्छा होना। तो बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प, अर्थात सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों का पालन न करना। दूसरा सवाल, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अनुपालन करें। दूसरा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करें। तीसरा, तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाएं। चौथा, दो पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, रेल दुर्घटना को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, रेल के पटरियों के पास नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, रेल पटरियों पर बैठकर बातचीत नहीं करना चाहिए। तीसरा, फाटक खुलने के बाद ही साइकिल अथवा मोटरसाइकिल पार करना चाहिए। चौथा, रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दाएं फिर बाएं देखकर पार होना चाहिए। और पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। चौथा सवाल, एम्बुलेंस बुलाने के लिए निम्न में से किस नंबर पर फोन करना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, 102 एवं 108। दूसरा, 102 एवं 103। तीसरा, 102 एवं 101। चौथा, 108 एवं 105। बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प अर्थात 102 एवं 108 नंबर पर कॉल करके हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं। पांचवा सवाल, दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की उम्र सीमा क्या है?
इसके विकल्प हैं पहला 17 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, तीसरा 19 वर्ष, चौथा 20 वर्ष। तो बच्चों इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प अर्थात 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। छठा सवाल, 4 पहिया वाहन में सफर करने के दौरान किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसके विकल्प हैं पहला गाड़ी से उतरने से पहले उसके रुकने का इंतजार करें, दूसरा गाड़ी से हमेशा बाईं तरफ से उतरें, तीसरा गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे की तरफ अवश्य देखें, चौथा जीप या कार में हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ही बैठें, और पांचवा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने सड़क दुर्घटना से बचाव के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? तो सड़क दुर्घटना से बचाव की जानकारी अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को दें। साथ ही आज जो आपको सड़क के सिग्नल्स के बारे में बताया गया है उसे याद करें और उसका पालन करने का प्रयास करें। तो बच्चों यह थे इस सप्ताह के क्विज और गृह कार्य। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों नमस्कार। आज इस शनिवार को फिर आपने एक नए विषय पर बहुत सी ढेर सारी जानकारियाँ ली। आज का विषय सड़क सुरक्षा से संबंधित था। आज आपने सड़क सुरक्षा से के संबंधित बहुत सी बातें जानी और सीखी, और सड़क दुर्घटना के से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी आज आपने जान लिया और सीखा। बच्चों हमें यातायात के नियमों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी आपने बहुत कुछ नया जाना और समझा। बच्चों आज का कार्यक्रम आपको बहुत रोचक लगा होगा। कार्यक्रम के दौरान आपसे कुछ क्विज पूछे गए होंगे जिसमें प्रश्न दिए गए होंगे, और उसके अलावा आप लोग को एक होमवर्क भी दिया गया और वो आपको गृह कार्य करना है। बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो मैं इसी उम्मीद से आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज आपने जो भी जाना और सीखा आप अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों को अवश्य बताएंगे। तो हर शनिवार की तरह इस शनिवार की तरह हर शनिवार को मैं आपसे एक नए विषय पर फिर से बहुत सारी जानकारियाँ लेकर मिलूँगी। और बच्चों अगले शनिवार को सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें। और एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम पुनः शाम को 4 से 5 बजे फिर पुनः यह प्रसारित किया जाता है शनिवार को। अगर आपसे सुबह भूल जाएं देखना तो इसे शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। तो अगले शनिवार तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हमें घर पे रहना है और इस महामारी कोरोना को हराना है। धन्यवाद।